हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिटर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। साथ ही साथ यहां पर हम ये भी बता दें कि इससे पहले आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की, कॉस्मेटोलॉजी की और MMV की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये आज की हमारी फिटर की पहली क्लास है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। इनमें से ऑप्शन है आपके मशीन को साफ रखना है यानी कीप द मशीन क्लीन, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क यानी अपने काम पर ध्यान देना, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन यानी गैंगवे और फर्श को साफ रखना, या फिर कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस यानी टूल्स को अपने उचित स्थान पर रखना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। तो अपने काम पर ध्यान देना यानी कोई आप वर्क कर रहे हैं, किसी मशीन पर आप वर्क कर रहे हैं वर्कशॉप में, तो अगर आपका अपने काम पर ध्यान नहीं होगा, मान लीजिए आप ग्राइंड कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। यानी जो भी आप कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर कार्य करिए, वरना क्या होगा, उससे आपको ही चोट पहुंचेगी यानी खुद को चोट पहुंचेगी। तो अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। यानी अपने वर्क करते टाइम अपने काम पर ध्यान देना व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द मैंडेटरी सिंबल, यानी इस अनिवार्य प्रतीक का क्या नाम है। ये प्रतीक देखकर आपको क्या लगता है, क्या संदेश देता है। तो ये क्या है, स्टॉप का सिंबल है। आप इस प्रतीक को अगर चल रहे हैं रोड पर, अगर ये सिंबल दिख रहा है तो क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, आपको वहाँ पर रुकना है, स्टॉप होना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है। तो क्लास ऑफ फायर की अगर हम बात करें कि फायर को कितने भागों में डिनोट किया जाता है, कितने टाइप्स के फायर होते हैं, आग के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें 4 टाइप के आपके आग के प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। क्लास ए फायर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपके आते हैं ठोस ईंधन। ठीक है, किस प्रकार के ईंधन आते हैं, ठोस ईंधन आते हैं। अब ठोस ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ठोस ईंधन के अंतर्गत आपका आता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबड़ इत्यादि, ये ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी फायर की बात करें तो इसके अंतर्गत कैसे ईंधन आते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं द्रव ईंधन। किस प्रकार के ईंधन आते हैं, द्रव ईंधन आते हैं। ठीक है, द्रव ईंधन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेंट हो गया, इन सभी चीज़ों से लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है, क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। क्लास सी फायर की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की आग होती है, तो यहाँ गैस ईंधन से लगने वाली आग होती है। ठीक है, गैस ईंधन से लगने वाली आग किस वर्गीकरण में आता है, तो क्लास सी फायर में आता है गैस ईंधन से लगने वाली आग। गैस ईंधन में क्या क्या है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हाइड्रोजन, अमोनिया इत्यादि, ये सब क्या है, गैस ईंधन है। इनसे लगने वाली आग किस क्लास में आती है, क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है। अब क्लास डी फायर के अंतर्गत कैसी आग आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग या शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है, क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि क्लास ए फायर के अंतर्गत कैसी आग आती है, क्लास बी फायर के, इससे आपके क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चंस कभी कभी बनता है कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर यानी किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अग्निशामक यंत्र के बारे में भी बता देती हूँ। एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ डिस्कस कर देते हैं ताकि इससे रिलेटेड आपके आगे कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको कर जाइए। ठीक है, जो है इसको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्लास ए की फायर आपको बता दिया कि इसके अंदर ठोस ईंधन आते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़ इत्यादि। अब इस आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है, यानी किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सोडा एसिड, ठीक है, सोडा एसिड या फिर आपका पानी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक का यूज यहाँ पर करते हैं। ये सोडा एसिड, पानी या फोम फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप की आग को बुझाने के लिए, क्लास ए फायर की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्लास बी फायर की अगर हम बात करें, क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो क्लास बी को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ठीक है, फोम फायर यानी अग्निशामक यंत्र का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और क्लास बी के अंतर्गत कैसे आग आती है, तो द्रव ईंधन से लगी आग, यानी जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, उससे लगी आग क्लास बी फायर के अंतर्गत आता है। और अग्निशामक कौन सा यूज किया जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास सी फायर की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक का यूज किया जाता है, तो क्लास सी फायर में तो पहले आपके आते हैं गैस ईंधन से लगने वाली आग, या जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, वीटेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। अब इसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है, तो ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई पाउडर का यूज फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब क्लास डी की फायर इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग है। अब इसको बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और सीटीसी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसे हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास डी फायर को बुझाने के लिए इस अग्निशामक यंत्र का यूज यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी ज्वलनशील जो लिक्विड ईंधन होता है वो किस फायर के अंतर्गत आता है, तो क्लास बी फायर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है इनमें से। ऑप्शन है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, कॉल अ डॉक्टर यानी चिकित्सक को बुलाना, इंटेंसिव केयर यानी गहन देखभाल, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा उपचार। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, अगर जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी आप वर्क प्लेस पर हैं, ठीक है, वर्कशॉप में है, वहाँ पर कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पर उपस्थित लोगों का क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड आप उनको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे अगर हाथ कट गया है तो क्या कर सकते हैं, हाथ से अगर ब्लड निकल रहा है तो उस पर दबाव बना सकते हैं, उस पर मलहम पट्टी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जैसी सुविधा है, वाहन गाड़ी आपके पास है, हॉस्पिटल ले जाने, हॉस्पिटल पास में है तो फिर तुरंत आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जिससे उसका जो रक्तस्राव है वो रुक जाए। अगर वो बेहोश हो चुका है तो उसको होश में लाने के लिए पानी की छींटे वगैरह दे सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द वार्निंग साइन, यानी एक आपको वार्निंग साइन दे रखा है, चेतावनी चिन्ह दे रखा है, उसको बताना है वो क्या डिनोट करता है। आइए देख लेते हैं।
तो ये आपको क्या डिनोट करता है, ये वार्निंग साइन ये दिया गया है, तो ये क्या डिनोट करता है, अनगार्डेड को डिनोट करता है। ठीक है, किसको डिनोट करता है, अनगार्डेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अनगार्डेड का क्या मतलब है, यहाँ पर यह चिन्ह ये इंगित करता है, ये चिन्ह कि एक रेलवे क्रॉसिंग है जिस पर कोई, आपने रेलवे क्रॉसिंग देखा होगा तो वहाँ पर कर्मचारी जो होते हैं अलॉटेड होते हैं, वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं जो कि आपके फाटक को बंद करने खोलने का कार्य करते हैं। ठीक है, और अनगार्डेड का मतलब है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है और यह एक असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है जिसको चालक, जो ट्रेन को चला रहा है, चालक लोको पायलट, उसे स्वयं ही इस रिस्क के साथ क्या करना है, उस क्रॉसिंग को पार करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनगार्डेड है, ये अगर चिन्ह बना है यानी उस रेलवे क्रॉसिंग पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फायर में बता दिया है कि जो ये ठोस ईंधन है, यानी जो लकड़ी से, कागज़ से, कपड़े आदि से आग लग रही है, ये ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है और ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो मैंने आपको बताया CTC को और क्या किस नाम से जानते हैं, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, यानी कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये क्या आता है, अनगार्डेड मशीनरी जो होता है वो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड से अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को, यानी जो उसके शरीर से खून का बहाव हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं तुरंत। तो उस पर क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है और उसके शरीर से खून का बहाव हो रहा है तो उस स्थान को क्या करते हैं, उस पर दबाव डालें। दबाव डालने से क्या होगा, जो कट का निशान है उस पर पतली झिल्ली पड़ने लगती है जिससे रक्त का बहाव कम हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा चोट आई है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर देंगे। यहाँ पर कम चोट की बात है तो यहाँ पर अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी घाव पर दबाव देकर हम उस स्थान को, उस बहाव को रोकेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, यानी इस चिन्ह का नाम क्या है। ये चिन्ह क्या है, तो ये हमें पैदल चलने का संकेत दे रहा है रोड पर, और ये जो बना हुआ है ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, ये है पैदल चलने वालों का मार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉजेस फायर, यानी आग लगने के 3 कारक क्या हो सकते हैं, किन की उपस्थिति में आग लग सकती है। तो आपका फ्यूल अगर उपस्थित है तो आग लग सकती है, हीट की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता में आग अच्छी खासी पकड़ सकती है। यानी इन 3 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। कहीं पर अगर आग लगी है तो ये 3 फैक्टर्स आपके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स, यानी गोल्डन आवर्स यानी गोल्डन घंटे की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जो आपका ये गोल्डन
आर्स का मतलब है कि कोई व्यक्ति के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए गोल्डन घंटा क्या हो सकता है, गोल्डन आवर क्या हो सकता है। तो शुरुआत के 30 मिनट यानी फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, यानी किसी भी दुर्घटना के बाद के पहले 30 मिनट क्या हो सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जो इंजर्ड पर्सन है उसके लिए गोल्डन आवर्स साबित हो सकता है। पहले 30 मिनट में अगर उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, बच सकता है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन आवर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है किसी भी दुर्घटना से बचने का पहला कदम। ऑप्शंस हैं आपके, सुरक्षा उपकरण पहनकर, यानी बाय बियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, क्या इससे सुरक्षा बच सकते हैं किसी भी दुर्घटना से। डूइंग थिंग्स वंस वन ऑन वे, यानी चीज़ों को अपने तरीके से करने से आप बच सकते हैं क्या। बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी सुरक्षा सावधानियों का पालन करने से आप किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं क्या। या फिर डूइंग थिंग्स विथ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, यानी अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करने से आप दुर्घटना से बच सकते हैं। तो क्या, तो किसी भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम होता है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। वहाँ पर जो भी सुरक्षा सावधानियाँ प्रिकॉशंस लिखे हैं उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो किसी भी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और लापरवाही के साथ काम करने पर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, यानी ये प्रतीक जो दिया गया है ये क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये आपका रास्ता देने का सिंबल है, यानी रास्ता दें, यानी कोई वाहन चल रहा है आगे से तो पीछे से आगे जाने के लिए क्या है, ये रास्ता देने का आपका सिंबल है। ठीक है, गिव द वे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन, यानी बेकार कागज के अलगाव के डिब्बे का कलर कोड क्या है। बेकार कागज के अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है, ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, यानी ये रोड साइन किस तरह का है। एक रोड साइन दे रखा है, पूछ रहा है ये रोड साइन किस तरह का है। तो सुरक्षा चिन्ह हमने आपको बताया है कितने टाइप का होते हैं। सुरक्षा चिन्ह आपके 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ये होता है सूचनात्मक चिन्ह यानी इन्फॉर्मेटिव साइन, और दूसरा होता है अनिवार्य या सकारात्मक चिन्ह यानी मैंडेटरी साइन, और तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन, और चौथा होता है निषेधात्मक चिन्ह यानी प्रोहिबिटिव साइन। ठीक है, तो ये सुरक्षा चिन्ह के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा स्पेस लेकर कि सुरक्षा चिन्ह क्या है। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह मैंने आपको बता दिया 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, 4 टाइप के होते हैं, है ना। पहला क्या है, पहला है आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह यानी ये इंफॉर्मेटिव साइन है और इसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर शेप में होता है। बैकग्राउंड की बात करें, यानी ये जो बैकग्राउंड होता है इसका कलर कैसा होता है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बैकग्राउंड का कलर पूछे तो ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है यानी हरे रंग का होता है। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बने रहेंगे यानी जो भी आपका साइन बना है इसके अंदर वो किस कलर का होता है, ऑब्जेक्ट कलर पूछे यानी ऑब्जेक्ट कलर पूछे तो ऑब्जेक्ट का कलर कैसा होता है, इसके अंदर जो चिन्ह बना होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है यानी सफ़ेद रंग का होता है सूचनात्मक चिन्ह का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा साइन क्या है, तो दूसरा है आपका अनिवार्य।
अनिवार्य चिन्ह यानी मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह यानी मैंडेटरी साइन। और इसके अगर आकार की बात करें तो ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बैकग्राउंड का कलर पूछे, बैकग्राउंड का कलर पूछे तो ये किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है यानी ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू होता है। और ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट किस कलर का होता है, इसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो किस कलर का होता है, तो वो वाइट होता है यानी सफ़ेद होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे जूते पहनने का, ये सब क्या है, मैंडेटरी साइन है। जूते पहने, हेलमेट लगाएं या फिर हाथों में दास्ताने पहने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य साइन के अंतर्गत आते हैं, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा साइन क्या है आपका, तीसरा साइन है आपका चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन है। और इसके अगर आकार की बात करें, शेप कैसा होता है इसका, जो वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन का शेप होता है ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होता है। बैकग्राउंड कलर पूछे, बैकग्राउंड कलर कैसा होता है इसका, यानी इस त्रिभुज के अंदर का रंग कैसा होता है, तो ये होता है येलो यानी पीले कलर का होता है। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बना रहता है वो, उसका कलर अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा होता है, तो ये ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है यानी काला रंग का इसमें इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट बना रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे चेतावनी चिन्ह में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, जैसे करंट लगने का खतरा है, ओवरहेड से तार गिरने का खतरा है, विषाक्त खतरा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये आते हैं वार्निंग साइन के अंतर्गत। अब लास्ट और चौथा हमारा साइन क्या है, ये है निषेधात्मक चिन्ह यानी प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिटिव साइन, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, प्रोहिबिटिव साइन। अगर इसके आकार की बात करें कि शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। बैकग्राउंड कलर पूछे कि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, यानी इस गोले के अंदर का रंग कैसा होता है, तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट किस कलर का होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका ब्लैक कलर का होता है यानी काले रंग का होता है। और इस गोले के बॉर्डर किस कलर का होता है, बॉर्डर रेड कलर का होता है और इस पर ऐसे रेड कलर का क्रॉस बना होता है। ये निषेधात्मक का चिन्ह दर्शाता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट बना रहता है फिर उसके ऊपर ये क्रॉस बना रहता है, तो ये निषेधात्मक यानी किसी चीज़ को करने की मनाही करने का ये है सिंबल। जैसे रेलवे एवं सड़क एवं रेलवे लाइन को क्रॉस ना करना, आग ना जलाना, धूम्रपान ना करना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी साइन है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ये किस प्रकार का साइन है, तो ये किस प्रकार का साइन है, इन्फॉर्मेटिव साइन है, यानी आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेटिव साइन है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, यानी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है। तो मैंने बोला द्रव ईंधन के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड में ABC क्या डिनोट करता है। तो ए की बात करें तो ये क्या डिनोट करता है, एयर वे, ठीक है, एयर वे को डिनोट करता है। बी फॉर क्या डिनोट करता है, ब्रीथिंग, और सी फॉर क्या डिनोट करता है, सर्कुलेशन, ठीक है। एक एयरवे यानी हवा का रास्ता सही है कि नहीं, हवा प्रॉपर आ रही है कि नहीं, ब्रीथिंग यानी सांस सही से आ रही है कि नहीं, सी फॉर सर्कुलेशन यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है, यानी ए हमें क्या डिनोट कर रहा है, ABC में एयर वे को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एंड मैन्योर, यानी जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपोजिटिंग कहलाती है। ठीक है, कंपोस्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या रखा गया है, तो येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी आपके टूल से क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, यानी सेकेंड चैप्टर से। क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स, यानी फाइल जो कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी इस भाग को क्या कहते हैं। तो ये फाइल है, हम इसके पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। तो इस पार्ट को आप क्या कहते हैं। किसी भी टूल का आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी फिटर में टूल यूज होते हैं सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में तो सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी थ्योरी बुक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा जिसमें सभी टूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, सभी टूल्स को आप पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, तो इसे आप जानते ही होंगे, ये कहलाता है हैंडल, है ना, हैंडल। और ये क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है टैंक। और ये जो एक्स के रूप में डिनोट है, इस भाग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हील। ठीक है, इसे हील कहते हैं। ये आपका क्या है, तो ये एज है, ये किनारे वाला भाग क्या कहलाता है, एज कहलाता है। ये आपका टिप कहलाता है। ठीक है, टिप कहलाता है, या टिप या फिर पॉइंट। ठीक है, इसे पॉइंट भी कहते हैं। और इस भाग को क्या कहते हैं, फेस, या फिर इसे ही ब्लेड भी कहते हैं, है ना, ब्लेड। यही भाग तो आपका मटेरियल को कट करने का कार्य करता है, फाइल करने का कार्य करता है। तो ये हो गया। और ये एक्स के रूप में जो डिनोट है, इसे मैंने क्या बताया, ये हील डिनोट करता है, हील है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हील आपका ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो आपने वर्कशॉप में यूज किया होगा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके बीच में कैसा एंगल बना होता है, 90 डिग्री का एंगल बना होता है। यानी ये समकोण की जांच करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। समकोण के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, यानी कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, उस हिस्से का क्या नाम है, तो उसे स्नग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, यानी इस वाइस का नाम क्या है। तो इस वाइस को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हैंड वाइस। ठीक है, हैंड वाइस। इसको हाथ में ही पकड़कर आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हैंड वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, यानी कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या हो सकती है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड खींचना क्या हो सकता है, हेक्सा ब्लेड के ढीले होने का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स ईजली वाइल स्विंग द थिन
स्विंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीस एट द स्टार्ट ऑफ कट, यानी पहले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? आपके हाथ का जो फोर्स है, जो बल आप लगा रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है जो भी आप फोर्स हाथों से लगा रहे हैं ब्लेड के ऊपर, हेक्सा के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है कुछ जो आप हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ दांतों पर ही अप्लाई हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये दांतें आसानी से टूटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, यानी हाथ का जो बल है वो कुछ दांतों पर ही अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण दांतें टूट रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स जॉइंट्स, यानी कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का यूज किया जाता है? तो कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं? यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने टाइप के चीजल होते हैं आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ एक्स ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आपका बॉल पिन हैमर है। ठीक है, और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इस पार्ट्स को आप हैंडल कहते हैं। ठीक है, इसे आप पिन कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। और इसे आप आई कहते हैं। इसे फेस कहते हैं। और इस भाग को क्या कहते हैं, जो एक्स के रूप में डिनोट है, इसे चीक कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ हैमर है। हैमर का नॉमेनक्लेचर है कि इस भाग को क्या कहा जाता है, और जो ये बन रहा है ये क्या कहलाता है? नेक कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट्स है, एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसको चीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल, यानी काटने वाली छेनी पर प्रतीक, ये जी नहीं, ये इसको गामा बोलते हैं। वाई के रूप में चिन्हित है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको गामा बोलते हैं, गामा सिंबल बोलते हैं। ये किस एंगल को दर्शाता है, किस कोण को दर्शाता है? तो यहाँ पर है आपका ये गामा है, ये बीटा है। ठीक है, बीटा है, और इसको कहते हैं अल्फ़ा। तो ये तीनों ही क्या दर्शाते हैं? जो गामा है आपका, यानी ये जो वाई है ये गामा है। ठीक है, और इस गामा कौन सा एंगल दर्शाता है? रेक एंगल को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बीटा की बात करें, बीटा कौन से एंगल को दर्शाता है? तो बीटा आपका कटिंग एंगल दर्शाता है। ठीक है, कटिंग एंगल दर्शाता है। और इस अल्फ़ा की बात करें कि अल्फ़ा क्या कौन से एंगल को दर्शाता है? तो ये आपका क्लियरेंस एंगल को दर्शाता है। क्लियरेंस एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कटिंग टूल के एंगल्स हैं, इसे भी आप जानते रहिए, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। गामा आपका रेक एंगल दर्शाता है, बीटा आपका कटिंग एंगल दर्शाता है, और अल्फ़ा आपका क्लियरेंस एंगल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है गामा क्या डिनोट करता है, कौन से एंगल को दर्शाता है? तो गामा आपका रेक एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।